गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। आज हम एक बार फिर जो है आपको आपके विज्ञान विषय का लेसन 9 चैप्टर 9 गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं, के बारे में बच्चों हम आपको समझाएंगे। ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण ये कोई नया शब्द नहीं है बच्चों। ये हम सब जानते हैं कि गुरुत्व शब्द का उपयोग पृथ्वी के लिए किया जाता है, ग्रेविटी के लिए किया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्व का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण। हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर अगर खड़े हैं तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही खड़े हैं। कोई वस्तु जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं बच्चों, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वह वस्तु नीचे जो है वो गिरने लगती है। क्यों गिरने लगती है? क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद उस वस्तु को पृथ्वी अपने आकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है, और इसी को हम, इस आकर्षण बल को जिसके द्वारा वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किस आप देखिए, पेड़ों में जो फल लगे होते हैं बच्चों, जब वो डाली से टूटते हैं तो वो पृथ्वी पर ही क्यों गिरते हैं? क्योंकि पृथ्वी उन फलों को अपने ओर खींचती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में उनके अपने द्रव्यमान के कारण जो एक बल उत्पन्न होता है, वो एक आकर्षण बल होता है जो दोनों वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आज बच्चों हम आपको इसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझाएंगे। ये बल क्या है, इसकी जो है मानक इसका क्या है, ये कितना इसका है। चूँकि ये एक निश्चित मान होता है, वो भी जो है हम आपको सभी पृथ्वी से संबंधित, गुरुत्व के आकर्षण से संबंधित सभी बातों के बारे में हम आपको समझाएंगे। 9th क्लास, सबसे पहले इस पृथ्वी के गुरुत्व के आकर्षण बल को न्यूटन ने महसूस किया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है कि जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। उन्होंने देखा फल को डाली से टूटते हुए, तो उन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण का जो द्वितीय नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। लेकिन पृथ्वी से की ओर जब कोई वस्तु गिरती है तो उस पर तो कोई भी बल आरोपित नहीं होता है। फिर वो कौन सा बल होता है जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है? किन्हीं भी दो कणों के बीच में जो ये बल एक दूसरे को आकर्षित करता है बच्चों, बिना बाह्य बल लगाए, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और न्यूटन ने इस गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बताया था और समझाया था। न्यूटन के अनुसार उन्होंने कहा कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, हर पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण का बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दो जो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं एवं उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये दो देखिए जो है पदार्थ के कण हैं, एक का भार है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2, और उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है r। तो न्यूटन ने क्या कहा कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो बल आरोपित होता है बच्चों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखा आपने? F इज इक्वल टू
मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ता जाएगा बच्चों तो फोर्स बढ़ता जाएगा, आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। दूरी बढ़ती जाएगी तो जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो न्यूटन ने कहा कि इन दो कणों के जो द्रव्यमान है उनका अनुक्रमानुपाती और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसका व्युत्क्रमानुपाती जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अतः हम कह सकते हैं बच्चों, अब इसको हम अगर डायरेक्ट ले लेते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम देखिए F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। जी क्या है? जी एक सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, जी का हमने आपको बताया कि जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये बच्चों हर जगह, सभी स्थानों पर, सभी दशाओं में इसका जो मान है वो एक समान रहता है, अर्थात स्थान या दशाएं बदल देने पर भी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सदैव स्थिर रहता है। अब इसकी परिभाषा बच्चों समझिए कि जी की परिभाषा हम किस प्रकार से बताएंगे। देखिए 9th क्लास हमने आपको बताया कि F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था उसमें हमने आपको अभी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच उनका द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर m1 m2 के दो द्रव्यमान के पिंड हैं और वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उनके जो है वो क्या होगा, F G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अगर हमें G की परिभाषा निकालनी है बच्चों तो हम m1 बराबर m2 अर्थात दो द्रव्यमानों को हम 1 किलोग्राम का मानकर उनके बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो तो क्या होगा, G बराबर F इंटू 1 स्क्वायर बटे 1 इंटू 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा m की जगह m1 की जगह 1, m2 की जगह 1, इस फार्मूले के अनुसार। तो G बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, F, अर्थात G का परिमाण उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच में कार्य करता है। समझ में आ गया बच्चों? G का मान क्या होता है? G का मान जो है उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक, हमने सिंगल में एकांक दूरी पर, ये दूरी 1 मीटर, एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसका मान हम आपको पहले बता चुके हैं बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो ये बहुत ही नगण्य मान है, इसीलिए हम लोग व्यवहारिक रूप से जो है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब हमें अगर G का मात्रक निकालना हो बच्चों तो इसी G के मात्रक में को निकालने के लिए हम इनके मात्रक को रख देंगे। यहाँ पर देखिए G का मात्रक बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब F क्या है, बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, R क्या है, डिस्टेंस, जिसको हमने मीटर में, मीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों और m1 m2, अब m1 m2 का मान हमने किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम वर्ग आ जाएगा बच्चों। तो क्या मात्रक आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको किलोग्राम को बच्चों जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर
किलोग्राम माइनस 2 या स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है 2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो ये बच्चों इसका मात्रक हुआ। जी का मात्रक जो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2, ये आप दोनों ही बता सकते हैं। और हमने बताया कि जी का मान चूंकि 6.67 न्यूटन टू पावर ऑफ माइनस 11 होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, अतः इसको हम व्यवहारिक या प्रतिदिन की जिंदगी में इस गुरुत्वाकर्षण बल को बच्चों महसूस नहीं कर पाते हैं। बच्चों हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो आपके सभी चैप्टर के 1 बाय 1, 9th के भी और 10th विज्ञान के भी हम बनाते चले आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों के अध्ययन के लिए, आपकी स्टडी के लिए, कि आप घर बैठे कभी भी यूट्यूब में हमारे चैनल का नाम है बच्चों साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा, को खोलिए। उसमें हर चैप्टर जो है, हमने जितने भी आपके हर चैप्टर में जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड समझाया है बच्चों। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से, चाहे कक्षा 9th का विद्यार्थी हो या कक्षा 10th का विद्यार्थी हो, उसको पढ़ेगा, समझेगा तो बहुत आसानी से अपने चैप्टर को समझ लेगा बच्चों। तो मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को देखिए, खोलिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपने सभी साथियों को बताइए कि आप इस जो है चैनल में जाके अपने विज्ञान से संबंधित सभी क्वेरीज को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। अब बच्चों हम आगे जो है इसी चैप्टर में जो अन्य बातें हैं वो हम बताना प्रारंभ करते हैं। बच्चों इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के जो सिग्निफिकेंस है, इसके कारण जो है हम लोगों को कितना जो है वो लाभ होता है, या हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है वो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बच्चों हो रहा है। इसको समझिए, हमारे जितना भी सौर परिवार, जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो सब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। या ग्रह हमारे जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के चारों ओर जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों की स्थिति भी बच्चों जो है इसी जो है आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है, इसी के कारण जो है ग्रह के चारों ओर उपग्रह भी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गिरती हैं वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिरती हैं। यह सभी वस्तुएं पृथ्वी पर अपनी जगह पे बनी रहती हैं, वो भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। हम लोग पृथ्वी पर ये सीधे खड़े रहते हैं बच्चों, ये भी इसी के आकर्षण बल के कारण ही सीधे खड़े होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बच्चों हम गति कर सकते हैं। या पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वो भी इसी आकर्षण बल के कारण अपनी स्थिति को जो है वो बनाए हुए है। या पानी बरसता है या स्नोफॉल होती है, वो भी जो है वो सब पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आकर्षण बल के द्वारा इन वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। या जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है बच्चों, वो भी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो आप ये समझिए बच्चों, हमारे चारों तरफ जो भी गतिविधियां, जो भी क्रियाविधियां हो रही हैं, या जो भी हम पृथ्वी की तरफ करते हैं, वो सब पृथ्वी के इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही होता है बच्चों। इसमें हमें कोई बल स्वयं आरोपित नहीं करना पड़ता है, ये पृथ्वी अपने आकर्षण बल के द्वारा हर वस्तु को यथा स्थान पर बनाए रखती है। इसके बाद बच्चों एक और होता है मुक्त पतन। मुक्त पतन जैसा कि नाम ही है, फ्री फॉल। हम जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्री फॉल या मुक्त पतन। बिना किसी बल के वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरना फ्री फॉल या मुक्त पतन कहलाता है। और ये बच्चों तभी संभव होता है जब पृथ्वी, जिसके आकर्षण बल का मान बहुत ही नगण्य है, फिर भी वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।
अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जो गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए 9th क्लास, हमने आपको अभी बताया है कि गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण ये इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक है। गुरुत्व ग्रेविटी होता है और गुरुत्वीय त्वरण होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गति। त्वरण होता है गति, क्योंकि त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग क्या है, मोशन, गति। तो इन दोनों के बीच में बच्चों क्या रिलेशन है, देखिए गुरुत्व क्या है, ग्रेविटी क्या है, जिसको हम जी से जो है डिनोट करते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व या ग्रेविटी या कैपिटल जी कहते हैं। और किसी भी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण पिंड में जो गति या त्वरण उत्पन्न होता है बच्चों, उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में कैपिटल जी और जी के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, इसमें हमने माना कैपिटल एम ई स्मॉल लिखा है, ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई। तो एम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा बच्चों, एफ फोर्स है, एफ बराबर जी एम ई इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं बच्चों, अभी इसी चैप्टर के शुरुआत में हमने आपको बताया था। गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर जी इंटू M1 M2 है, तो M1 की जगह यहाँ एम ई पृथ्वी का जो है द्रव्यमान बटे जो है एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया जो डिस्टेंस क्या है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो अब इस पिंड में क्या होगा बच्चों, इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, जिसको हम जी कैसे जानते हैं, अभी हमने आपको बताया स्मॉल जी से पहचानते हैं गुरुत्वीय त्वरण को बच्चों। तो न्यूटन ने जो 3 गति विषयक नियम दिए थे, उनके द्वितीय नियम के अनुसार इन्होंने कहा था कि F बराबर m इंटू जी, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू जी। तो पहला समीकरण हमारा बना F बराबर जी इंटू एम वी इंटू एम बटे आर ई स्क्वायर, और दूसरा समीकरण बना हमारा F बराबर m इंटू जी। दोनों ही जो है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है। ये जो है पिंड में त्वरण के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो है m इंटू जी, और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो बल होता है वो g इंटू एम बटे आर ई स्क्वायर है। अब बच्चों ये समीकरण हमारा बना, 1 और 2 समीकरण अगर हमने रखा तो F बराबर m इंटू जी, तो F ये जो mg है, mg का मान ये हो गया, और F की जगह हमने g ये रख दिया आकर्षण बल। समीकरण 1 हमारा ये है तो इसका mg रख दिया। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 हमारा g इंटू एम ई इंटू एम बटे आर स्क्वायर है बच्चों, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया, और F बराबर mg यहाँ रख दिया। अब ये है F का मान क्या है, g इंटू एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर g का मान अगर बच्चों निकालना है, तो g का मान निकालने के लिए हम इसको m को नीचे ले जाएंगे, तो क्या आएगा, g इंटू एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर m। तो ये m से m बच्चों कट गया, क्या बचा, g बराबर कैपिटल G इंटू एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये है समीकरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए हमको आकर्षण बल पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल आएगा। इस मान को निकालने के लिए बच्चों हम इसमें g का मान, एम ई का मान और आर ई का मान जो कि दिया हुआ है उसको हम निकालेंगे तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा। ये हम आपको अभी बताते हैं। ये बच्चों आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार हम फिर आपको समझा दे रहे हैं कि पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम गुरुत्वीय बल या जी से पहचानते हैं, और उस गुरुत्व बल के कारण जो गति या त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन बनाना है कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल
और पृथ्वी के बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण में क्या रिलेशन है, इसको रिलेशन प्रदर्शित करने के लिए बच्चों हमने माना कि हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। E का मतलब अर्थ, और उसकी त्रिज्या RE है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी M द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों क्या है, F बराबर G इंटू MEM बटे RE स्क्वायर। यह फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं। अब F का मान हम यहाँ पर, यह समीकरण हमारा 1 बन गया, और न्यूटन ने 3 गति विषयक नियम दिए थे। तो दूसरे नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। यहाँ त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण से ले रहे हैं। सिंपली हम त्वरण को A से करते हैं, जहाँ पृथ्वी का संबंध आ जाता है वहाँ A की जगह स्मॉल g का इस्तेमाल करते हैं। तो F बराबर m इंटू जी, ये न्यूटन के द्वितीय गति विषयक नियम के अनुसार। अब हमारे 2 समीकरण तैयार हो गए बच्चों। पहला समीकरण हमारा तैयार हुआ G इंटू MEM बटे RE स्क्वायर, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा हुआ F बराबर m इंटू जी। अब यहाँ पर हमने इधर एरो से ऊपर देखिए, अब हमने दोनों समीकरण 1 और 2 से प्राप्त किए। तो क्या हुआ, F बराबर m इंटू जी पहला दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण था हमारा G इंटू MEM बटे RE स्क्वायर। अब इनके हम जब मान रखेंगे तो mg और F का मान हमने जो है F ना लिख के पृथ्वी के आकर्षण बल का लगा दिया। गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान क्या है, G इंटू MEM बटे RE स्क्वायर। अब हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है बच्चों, जो कि स्मॉल g है। स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू MEM बटे RE स्क्वायर। तो और ये m नीचे चला गया, तो ये m और m कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों, G कैपिटल G इंटू ME बटे RE स्क्वायर। अगर हमें इन तीनों का मान रख देते हैं समीकरण में तो हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान प्राप्त हो जाता है। 9+ देखिए, अभी हमने जब आपको इसी में चैप्टर में बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी का जो है मान रखने पर, उसका गुरुत्व नियतांक का मान रखने पर और उसकी त्रिज्या का मान रखने पर फार्मूला क्या बना था हमारा, स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू ME बटे R स्क्वायर। यहाँ पर g का मान है 6.67 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ME जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है जो 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 24 किलोग्राम है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 मीटर मानी गई है, एज्यूम किया गया है। अब ये मान जो है इस सूत्र में रखने पर 6.67 टू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 बटे 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 गुणे 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6। जब इस फार्मूले के मान को हमने हल किया तो हमारा जो वैल्यू आई वही 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मान जो है ये पृथ्वी पर समुद्र तल से लिया गया है। अगर हम उससे ऊंचाई पे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब कैपिटल G और स्मॉल g में बच्चों अंतर क्या है, हम जानते हैं स्मॉल g इज ए गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर जो है गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है, और g क्या है, ये एक नियतांक है जो एकांक दूरी पर स्थित दो पिंडों के बीच में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये जो g है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बच्चों, और कैपिटल G का मात्रक हम सभी जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। G का मान जो है ये स्थिर नहीं होता, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन कैपिटल G का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। पृथ्वी तल पर जो है G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना गया है बच्चों, और
कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। जब भी त्वरण के बारे में बताते हैं तो हमें दिशा को बताना पड़ता है, अमुक दिशा पे इतना त्वरण उत्पन्न हुआ। लेकिन सार्वत्रिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है, इसका मान बताते समय हमें दिशा के बारे में बताना नहीं होता है। तो बच्चों, अब हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, समझिए। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, भार, द्रव्यमान और भार क्या अंतर है? वैसे तो सेम ही लगता है, पर मास क्या है? ये वस्तु का द्रव्यमान परिमाण है। जो उसका भार है, द्रव्यमान वस्तु का परिमाण कहलाता है। ये सभी जगह समान होता है। कहीं भी उस वस्तु को आप ले जाइए, उसका द्रव्यमान जो है, वो जो मान उस द्रव्यमान का है वो निश्चित होता है। और ये एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसमें दिशा का भान नहीं होता है। और इसका मात्रक क्या है द्रव्यमान का? किलोग्राम। भार क्या है बच्चों? ये भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि भार होता है पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल को हम भार कहते हैं। द्रव्यमान होता है उसके वस्तु का अपना परिमाण, लेकिन भार क्या होता है? भार है उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल, जिसको हम W के द्वारा पहचानते हैं। द्रव्यमान को हम M से पहचानते हैं बच्चों, इसको हमेशा M से पहचानते हैं, लेकिन जो भार होता है उसको हम W से लिखते हैं। तो पिंड का भार क्या हुआ? पिंड का भार बराबर गुरुत्व बल के बराबर, अर्थात द्रव्यमान इंटू जी, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात W बराबर क्या हुआ? M इंटू जी। M उसका द्रव्यमान और जी उसका गुरुत्वीय त्वरण। M का मात्रा क्या है बच्चों? किलोग्राम। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने द्रव्यमान का मात्रक लिख दिया बच्चों, त्वरण का मात्रक लिख दिया, तो मात्रक क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात भार का मात्रक क्या आया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है बच्चों? न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन न्यूटन होता है, तो ये होता है न्यूटन के बराबर। अर्थात बल का मात्रक जो होता है वही भार का मात्रक भी होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है, कहीं भी ले जाइए, लेकिन पिंड पर लगने वाला जो भार होता है, चूंकि वो गुरुत्व बल के कारण होता है, तो उसका मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। साधारण क्या, पृथ्वी तल पर जो है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का भार बराबर 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात 9.8 न्यूटन होता है। लेकिन हम जब पृथ्वी तल से धीरे ऊपर की ओर जाने लगते हैं, पहाड़ों की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर गुरुत्वीय बल कम होने लगता है, तो वस्तु का भार भी कम होने लगता है। तो बच्चों, आपको द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया। द्रव्यमान उसका अपना परिमाण है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वस्तु का भार है वो उस पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका मान भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता जाता है। 9th क्लास बच्चों, इसके पहले जो हमने आपको पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा था कैलकुलेशन में, वो हम धोखे से 24 की जगह -24 किलोग्राम लिख गए। आप जानते हैं पृथ्वी तो बहुत भारी है, तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। इस जिसको जहाँ भी वो माइनस लिखा है उसको आप माइनस हटा दीजिएगा बच्चों। ये मानिएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। तो अब हमें किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार है वो चंद्रमा पर तो नहीं होगा, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर क्या भार होगा, हमें ये निकालना है बच्चों। तो इसके लिए हमने एक कैलकुलेशन अपने मन में एज्यूम करी, क्योंकि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार वह भार होता है जो चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, वो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कहलाता है बच्चों। इसको निकालने के लिए कि वो भार क्या होता है, कितना होता है,
हमने माना कि जो वस्तु चंद्रमा पे गई है उसका द्रव्यमान m है, तो उस द्रव्यमान वाली वस्तु पर चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, Wm। वस्तु का अपना द्रव्यमान m था, जब वो चंद्रमा पे चली गई तो उसका द्रव्यमान हो गया, उसका वस्तु का भार हो गया बच्चों Wm, क्योंकि आप जानते हैं भार को हम W से जो है लिखते हैं। अब चंद्रमा का द्रव्यमान है m, चंद्रमा का द्रव्यमान हमने मान लिया m और उसकी त्रिज्या हमने मान ली r। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने पहला बनाया था उस नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, Wm अर्थात चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बराबर g, जो सार्वत्रिक नियतांक है पृथ्वी पर चंद्रमा पर, गुणे m क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान, बटे rm बच्चों क्या है, ये भी चंद्रमा की त्रिज्या। अब उस वस्तु पर, वो वस्तु ये तो चंद्रमा में हो गया, Wm बराबर m बटे r, gm इंटू r बटे rm। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से समझिएगा। अब वो वस्तु पृथ्वी पर है तो वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा, We, e अर्थ से है, बराबर g इंटू me बटे re। ये g को आप यहाँ भी लिख सकते हैं बच्चों, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये g और ये होगा m। ठीक, तो बच्चों अब पृथ्वी पर उसका भार क्या है, g इंटू me बटे re, और चंद्रमा पर है Wm बराबर g इंटू mm बटे rm। अब हमने इनके अलग अलग मान बताए, जब हम इन पर मान रखेंगे ये समीकरण हमारा 1 बन गया, ये समीकरण हमारा 2 बन गया। हमें ये बताना है कि चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा, क्या सेम होगा, तो इसके लिए हमें पृथ्वी का द्रव्यमान रखना होगा जो 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम है बच्चों। पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणे 10 टू पावर ऑफ 6 मीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.24 इंटू 10 टू पावर ऑफ 22 kg है, और चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 मीटर। अब बच्चों इस मान को हम इन दोनों, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना करी, तो समीकरण 1 अथवा 2 के अनुसार Wm बटे We, Wm का मान है mm बटे rm और We का मान है me बटे re। तो इन दोनों की हमने जो है तुलना करी बच्चों, तो हमारा क्या आया, mm गुणे re स्क्वायर बटे We बराबर me इंटू rm स्क्वायर। अब आप समझेंगे बच्चों ये कैसे आ गया, तो ये एक कैची गुणे के हिसाब से आता है। हम आपको ये इधर शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं कैसे होगा जब हम दोनों का भार रखेंगे बच्चों। ये देखिए सिंपल सा कि Wm बराबर है mm और बटे rm, ठीक, और नीचे इसके है We बराबर me बटे re। तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, तभी हमारा m इंटू m गुणे re स्क्वायर, ये re स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो और नीचे हमारा We बराबर rm और बटे me ये रह जाएगा। कैची गुणा दोनों का हो जाता है, तो ये मेन इसका है, ये देखिए इस तरह से है, ये कैची गुणा होकर ये ऊपर चला जाएगा re m के पास, और m rm जो है ये इसके पास आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, Wm बटे We बराबर mm चंद्रमा पर मास गुणे re पृथ्वी की त्रिज्या बटे me पृथ्वी का मास गुणे rm जो है चंद्रमा की रेडियस। अब इन सूत्र में हम ये सब मान रख देंगे। mm का मान क्या है, 7.24 गुणे 10 टू पावर ऑफ 22। re का मान क्या है, 6.37 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 बटे जो है me का मान क्या है बच्चों, 6.6 गुणे 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ 24, और जो है
इसका रेडियस क्या है बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁶। मतलब इन चारों के जो ये मान देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या ME, पृथ्वी का जो इसके बाद यहाँ पर RM, ये आपके चंद्रमा का मास, चंद्रमा का मास है 7.24 इंटू 10⁻22। तो ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। सूत्र हमारा ये निकल के आया था MM गुणे RE² बटे ME गुणे RM²। तो हमने इनके मान जो है बच्चों रख दिए। तो बच्चों जब इसको हमने हल किया कैलकुलेशन को, तो हमारा क्या मान आया 1/6 आया। आप इसको अलग से कैलकुलेट करके देखिएगा। इनको जब काटा पीटी करेंगे ये संख्या ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, और इनको जो है हम माइनस करके हमारा आता है चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर इसका भार, अर्थात WM चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 पृथ्वी पर भार। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा, वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 होगा। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ी कैलकुलेशन इसको काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे करके तो नहीं दिखाई जा सकती है, आप इसका मान लिख के आप डायरेक्ट इसको 1/6 कर सकते हैं बच्चों। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर इनकी आता है कि चंद्रमा का जो है वस्तु, चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा। अगर आप इस तरह से निकाल के देंगे, कैलकुलेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप जो है आपको पूरे मार्क्स जो है मिलेंगे। केवल आपको ये लिखना होगा कि चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। आपको इन दोनों समीकरणों को जो है इन दोनों का मान रखने के बाद जो लास्ट निष्कर्ष समीकरण ये आता है, इसको आपको लिखना होगा बच्चों। और इसको लिख के आप इन दोनों का मान, इन सब का मान इसमें लगा देंगे तो आपको वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ये निकल आएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। 9th क्लास देखिए। नेक्स्ट जो आपके इस चैप्टर में है वो है प्रणोद, जिसको कहते हैं थ्रस्ट या दाब। इन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या अंतर है इसको समझिए। प्रणोद या थ्रस्ट क्या होता है, किसी वस्तु की ऊपरी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। कोई वस्तु है उसकी ऊपरी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद कहलाता है। प्रणोद या इसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं बच्चों। और इसका मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद जो है इसका मात्रक वही है बल जो बल का होता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपरी सतह पर लगने वाला लंबवत बल ही प्रणोद होता है, अतः इसका मात्रक भी वही होगा जो बल का होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी जानते हैं। ये एक सदिश राशि, अर्थात इसका मान बताते समय हमें राशि के दिशा के बारे में भी बताना जरूरी होता है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा क्या है, दाब क्या है। दाब कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद, प्रणोद मीन्स थ्रस्ट को हम दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले थ्रस्ट को या प्रणोद को हम दाब कहते हैं। तो P दाब बराबर होगा बच्चों बल बटे क्षेत्रफल, बल F और क्षेत्रफल A। तो क्या हो गया, बल की जगह हम प्रणोद लिख सकते हैं बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो दाब का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम पास्कल भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर हम दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं। कभी भी इस प्रश्न आए कि पास्कल किसका जो मात्रक है, तो आप बताएंगे कि ये दाब का मात्रक है, जो ब्लैक पास्कल के नाम पर उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर इसका जो है मात्रक पास्कल रखा गया है बच्चों। और ये एक अदिश राशि है, अर्थात दाब का मान जब भी बताते हैं तो उसमें दिशा को बताना आवश्यक नहीं होता है।
हमारे दैनिक जीवन में बच्चों दाब के बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, जो प्रतिदिन की जीवन की दिनचर्या में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे स्कूल के बैग होते हैं तो उनमें देखिए चौड़ी पट्टी जो है रखी जाती है कंधे पर, क्योंकि चौड़ी पट्टी जो होती है इसके कारण जो है बच्चों के कंधे पर जो है वो भार कम होता है, उनके जो पीठ पर उसका बैग का भार ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा है एरिया ज़्यादा होगा तो बल दाब कम होगा। जितना एरिया आप बढ़ाते जाएंगे दाब उतना ही कम लगेगा, और जितना आप दाब बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए स्कूल के बैगों में जो है कंधे पर चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। यह आप देखते हैं चाकुओं में, बिना धारदार चाकू की अपेक्षा जो धारदार चाकू होता है जिसका एरिया कम होता है उस पर दाब हमको अधिक आसानी से धारदार चाकू से, इसीलिए हम लोग आसानी से कार्य कर लेते हैं कि सरफेस एरिया कम होने के कारण उस पर हम दाब अधिक जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। सुई की नोक आप देखिए बच्चों, जितनी नोक पतली होती है उतनी अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो होता है वो उतना ही कम होता है, तो वो आसानी से कहीं भी घुस जाती है। या हम लोग जब चलते हैं तो चलते समय हम पृथ्वी पर अधिक दाब डालते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर अधिक दाब के कारण जो है हमको चलने में आसानी होती है। तो ये बच्चों जो है ये हमारे दाब के कुछ रोजमर्रा के उदाहरण हैं। देखिए 9th क्लास, जिस तरह से ठोस दबाव डालते हैं उसी तरह से तरल फ्लूइड्स भी जो है जब किसी बर्तन में भरे जाते हैं तो वो उस बर्तन में समान रूप से जो है वो विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और उस पात्र की दीवारों पर एक दाब आरोपित करते हैं। उस दाब का जो मान होता है वो H × D × G, अर्थात उस दाब के मान को निकालने के लिए हमें H बराबर उस द्रव स्तंभ जिसमें वो द्रव भरा गया है उसकी ऊंचाई या गहराई क्या है, उस द्रव का घनत्व क्या है जो उस पात्र में बच्चों भरा गया है, तथा G उसका गुरुत्वीय त्वरण। इन तीनों का मान निकाल कर हम उस तरल पदार्थ का जो है दाब निकाल सकते हैं। ये जो किसी भी पदार्थ पर एक बल आरोपित होता है, जब हम उस वस्तु को जल में डुबाते हैं तो जल में डुबाने पर उस वस्तु पर एक बल आरोपित होता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। देखिए 9th क्लास, तरल में दाब होता है, ये हमने आपको भी बता दिया है कि P बराबर H × D × G। ये मतलब लिक्विड्स में भी जो है दाब उत्पन्न होता है। जब हम किसी पदार्थ को, किसी द्रव को किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उस पर एक समान फैल जाता है और अपने चारों तरफ उस बर्तन में दबाव डालता है, जिसका मान निकालने के लिए हम P बराबर H × D × G नामक सूत्र से निकाल सकते हैं। अब चूंकि द्रव का हम नाम ले रहे हैं तो द्रव पर एक बल कार्य करता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और उसकी उस प्रवृत्ति को जो है हम उत्प्लावकता कहते हैं, बायंसी कहते हैं बच्चों। ये उत्प्लावन बल क्या होता है? द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल। जब किसी वस्तु को हम जल में डाल देते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जल के कारण, जो वस्तु ने जल को हटा दिया तो जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण ही पानी में तैरना होता है। बल के कारण हम पानी में कैसे तैरते हैं? जो हम पानी को हटाते जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण, वो बल कौन सा है? उत्प्लावन बल के कारण ही लोग पानी में तैरते हैं, जीव जंतु पानी में तैरते हैं या मनुष्य पानी में तैरते हैं। तो किसी भी ठोस को द्रव में डुबाने पर उस पर दो बल बच्चों कार्य करते हैं। हम भी तो एक ठोस है, तो किसी ठोस को द्रव में डुबाने पर उस पर दो बल कार्य करते हैं।
एक उस ठोस का अपना भार जो W है और जो नीचे की ओर, क्योंकि जब हम द्रव को डुबा रहे हैं, ठोस को डुबा रहे हैं तो नीचे जा रहा है, तो उसका अपना भार जो है वो नीचे की ओर कार्य करता है उस जल में। और दूसरा, इस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का उत्प्लावन बल जो F से जो है पहचाना जाता है, जो ऊपर की ओर कार्य करता है। अर्थात वस्तु नीचे की ओर अपना दबाव डाल रही है नीचे घुसने के लिए, और वो द्रव जो है वो उसको ऊपर की ओर जाने के लिए दबाव डाल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, 3 कंडीशन होती हैं कि उस कंडीशन को फुलफिल करने पर ही वो वस्तु तैर सकती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब भार W इज ग्रेटर देन F, जो परिणामी बल जो नीचे से उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ उस वस्तु पर लग रहा है, यदि वो कम होगा तो भार ज्यादा होगा, तो वस्तु क्या होगी, नीचे की ओर चली जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का अपना भार अधिक है और उसके द्वारा लगाया जा रहा उत्प्लावन बल कम हो गया है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी कि भार और बल दोनों बराबर हैं, वस्तु का भार और उसका उत्प्लावन बल अगर दोनों बराबर है तो परिणामी बल तो शून्य हो जाएगा, अर्थात वस्तु द्रव में पूरी डूबी हुई तैरेगी, ना तो ऊपर आएगी ना नीचे जाएगी, वो उसकी सतह पर तैरती हुई दिखाई देगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब W वस्तु का भार उसके परिणामी भार से कम है। जब वस्तु का भार कम है, परिणामी बल जो नीचे की तरफ लग रहा है, उत्प्लावन बल जो नीचे की तरफ लग रहा है वो अधिक है, तो क्या होगा, F माइनस W, अर्थात नीचे की तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक देगा। तो क्या होगा, वस्तु जो है वो डूबी हुई, ना तो डूबेगी ना डूबी हुई तैरेगी, बल्कि आंशिक रूप से डूबी हुई तैरने लगेगी, आधी ऊपर आधी नीचे। समझ में आ गया? तो इन 3 जो है अवस्थाओं के कारण हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि वस्तु जो है जब उसको संतुलन में डूबना, अगर वस्तु पर ये दोनों बल जो लग रहे हैं अगर एक ही रेखा पे हैं परिणामी बल, तो क्या होगा, वस्तु ना डूबेगी ना तैरेगी बल्कि वहीं पर घूमती रहेगी। तो हमें इन स्थितियों से बचने के लिए पहला कंडीशन क्या है कि वस्तु को अगर संतुलित रूप से तैरना है, स्विम करना है, तो वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। जब हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथ से पानी हटाते जाते हैं, तो अगर हमारे द्वारा हटाए गए द्रव का भार हमारे भार के बराबर होगा तो हम आसानी से स्विमिंग कर लेते हैं। तो वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर है तो वस्तु तैरेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो नीचे पृथ्वी की तरफ लग रहा है तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, अगर ये एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होंगे तो भी वस्तु आसानी से तैरेगी, संतुलन अवस्था में तैरेगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु द्वारा किसी ठोस द्वारा लगाया गया बल और द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इन बलों, वस्तु के अपने बल और उत्प्लावन बल के कारण ही बच्चों वस्तुएं जो है वो तैरती, डूबती या सतह पर घूमती रहती हैं। 3 नियम हमने आपको बता दिए, 3 अवस्थाओं के आधार पर वस्तुएं जो है वो तैरती हैं। देखिए बच्चों, इसी सब पर आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो सिद्धांत यही है बच्चों, केवल आर्किमिडीज के नाम पर उसको जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, किसी द्रव में डुबाते हैं, तो उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल के कारण ही वस्तु जो है वो जल में, द्रव में तैरती है। ये कंडीशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसी को जो है हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वस्तु, जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस ठोस वस्तु पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसको हम
जो है उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा इस नियम को हम प्लवन का नियम भी कहते हैं। 9th क्लास, ये देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने अभी आपको बताया। ये एक आखिरी टॉपिक आपके इस चैप्टर ग्रेविटेशन का है। इसमें प्लवन का नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु जो है वो द्रव में तैरती है। किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव में तैरती रहती है। इसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन या प्लवन का नियम कहते हैं। इस नियम पर, जिसको हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुत से जो है एप्लीकेशंस हुए हैं। जैसे नंबर 1, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना हो तो आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा ही किया जाता है। द्रवों का अगर घनत्व ज्ञात करना होता है, इसके लिए जो हाइड्रोमीटर डिजाइन किया गया है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जो है बनाया गया है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए जो लैक्टोमीटर बनाया गया है वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही आधारित है। जहाज और पनडुब्बियों का जो डिजाइन है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जो है बनाया गया है। और नाव का तैरना, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। आप सभी जानते हैं बच्चों, नाव नदी में तभी तैरती है जब वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती जाती है तो वो आगे बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा अगर उसको नीचे जाना होगा नाव को तो उसको उतना ही ज़्यादा पानी जो है हटाना होगा। तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को बच्चों पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चैप्टर में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं हमने आपको सब समझा दिए हैं बच्चों। इन जो चैप्टर हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, उनके प्रश्न उत्तर हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले एक बार हम 9th और 10th का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट होंगे, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स या वेरी शॉर्ट आंसर्स या मल्टीपल चॉइस आंसर्स, तो ये हम आपको बाद में 1 by 1 चैप्टर वाइज बताते जाएंगे बच्चों। अभी आप पहले चैप्टर्स को समझिए, पढ़िए और अपने आप इनके नोट्स बनाइए और कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का भी प्रयास करिए। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो हम समझा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से पढ़िए, खुद भी पढ़िए, देखिए, अपने दोस्तों को, अपने जो कलीग्स हैं उनको जो है हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए ताकि घर बैठे आपकी अच्छी स्टडी हो जाए। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।